नमस्कार। अतीक अहमद की हत्या को लेकर आज पूरे देश में ये सवाल उठ रहा है कि अत- आखिर अतीक अहमद की हत्या के पीछे कौन है। कौन है वह जिसने अतीक अहमद को असल में मारा। अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, ये खबर पुरानी हो चुकी है, लेकिन ये सवाल उस दिन तक पुराना नहीं होगा जब तक अतीक अहमद और अशरफ के असली हत्यारों का पता नहीं चल जाता कि आखिर उनको मारा किसने है। कौन है वो असली कातिल जिसने सज़ा याफ्ता कैदी को ही नहीं बल्कि उन्होंने या उसने अतीक अहमद और अशरफ के साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी खुलेआम मार दिया, उसकी हत्या कर दी। ये सवाल उस दिन तक तरोताज़ा बना रहेगा जब तक उस असली व्यक्ति का पता नहीं चल जाता कि वो आखिर कौन है। इस सवाल के खड़े होने के कई कारण हैं। नंबर एक, जिस दिन यानी 15 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन जिस दिन अतीक अहमद की हत्या हुई थी, उस दिन अतीक अहमद की सुरक्षा प्रयागराज कोर्ट वाले दिन के मुकाबले कम क्यों थी, यानी उस दिन उतनी क्यों नहीं थी जितनी उस दिन थी जिस दिन अतीक अहमद को यानी ठीक 2 दिन पहले 13 अप्रैल को पुलिस और सुरक्षाकर्मी प्रयागराज कोर्ट वाले दिन लेकर जा रहे थे। उस दिन सुरक्षा बहुत टाइट थी अतीक अहमद की कि 13 अप्रैल वाले दिन कितनी भारी पुलिस फोर्स अतीक अहमद के साथ थी उसकी सिक्योरिटी में। लेकिन अतीक अहमद की हत्या वाले दिन यानी 15 अप्रैल को जो उसकी हत्या हुई है, उस दिन पुलिस फोर्स उस दिन के मुकाबले 13 अप्रैल के मुकाबले 20% तो छोड़िए 10% भी नहीं थी। नंबर 2, हत्या वाले दिन जिस दिन अतीक और अशरफ को स्वरूप रानी हॉस्पिटल जो मेडिकल के लिए लेकर आया गया था, उस दिन अतीक और अशरफ के ठीक पीछे दाईं ओर यानी उनके राइट हैंड साइड पर और कोई पुलिस वाला क्यों नहीं था। यानी कि उनके ठीक पीछे की साइड, जब आप सामने वीडियो में देखेंगे या इस फोटोग्राफ में आप देख रहे होंगे, उनके ठीक पीछे उनके दाईं ओर राइट ओर कोई नहीं था, कोई पुलिस वाला नहीं था, बिल्कुल बैक साइड बिल्कुल खाली थी। इसके अलावा अतीक और अशरफ के बाईं ओर मौजूद पुलिस वाले आखिरी 3 सेकंड में अतीक के बाईं ओर यानी कि उनके लेफ़्ट ओर वाली साइड से दूर क्यों हो गए थे, यानी जिस तरफ से पहली गोली अतीक पर चली थी। नंबर 3, सारे पुलिस वाले शूटर्स के पीछे थे, यानी कि शूटर्स अगर ये हैं तो सारे पुलिस वाले जब वो गोलियां चला रहे थे तो शूटर्स के पीछे पुलिस वाले यहाँ खड़े हुए थे। ये शूटर्स हैं और ये पुलिस वाले थे। जब शूटर्स गोलियां चला रहे थे और ये सारी गोलियां शूटर्स ने ठीक 6 सेकंड तक चलाईं, तो उन 6 सेकंड्स में शूटर्स के पीछे मौजूद पुलिस वालों ने अपनी गन से शूटर्स को गन डाउन क्यों नहीं किया, यानी कि उनको गोली क्यों नहीं मारी इन 6 सेकंड्स में। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने अपनी गन भी नहीं निकाली थी, लेकिन असद को तुरंत एनकाउंटर में मार दिया गया था। या असद यानी कि अतीक के जो बेटे थे उनको एनकाउंटर में मार दिया गया था। बाद में ये बात सामने आई थी कि असद से मुठभेड़ हुई थी, असद ने फायरिंग की थी पुलिस के ऊपर, इसलिए उनको एनकाउंटर में मारना पड़ा। नंबर 4, जिस हॉस्पिटल में अतीक और अशरफ को मारा गया वहाँ के ही कुछ लोग, वहाँ एरिया के कुछ लोकल लोग, उनका कहना है कि शूटर्स पुलिस की गाड़ी से लाए गए थे और वो 3 नहीं बल्कि 4 लोग थे, यानी एक आदमी स्टैंड बाई पोजीशन के लिए लाया गया था। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई वीडियो क्लिप या कोई इमेज ऐसी नहीं है जिससे हम इसकी पुष्टि कर सकें, लेकिन जो चश्मदीद जो लोग थे वहाँ पर, जो वहाँ पे स्वरूप रानी हॉस्पिटल के पास थे जब अतीक की हत्या हुई थी, तो उनका ये कहना है, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में या मैं आपके सामने ये वीडियो क्लिप छोटा सा रख रहा हूँ, इसे आप देख लीजिए, इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में उसे ढूंढा जा सकता है। अभी सवाल और भी हैं जिन्हें मैं आगे रखूँगा। फ़िलहाल इन 4 पॉइंट्स का निचोड़ ये निकला कि अतीक की सिक्योरिटी को कम इसलिए कर दिया गया अचानक क्योंकि अगर भारी बंदोबस्त सिक्योरिटी का होता और उस वक्त अगर यही ड्रामा सिक्योरिटी करती, यानी कि पुलिस वाले शूटर्स के साथ करते जो यहाँ किया गया अतीक अहमद की मौत के वक्त, तो शायद आज एक भी नेता बीजेपी का मुंह दिखाने लायक नहीं होता मीडिया में, क्योंकि जो सरकार है यूपी में वो बीजेपी की है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हत्या के पीछे यानी कि अतीक की हत्या के पीछे हाथ बीजेपी का है। ये बात लोग कह रहे हैं, लोगों की ऐसी आशंका है, और जो कह रहे हैं उनका मुंह आप नहीं रोक सकते क्योंकि बड़े नाटकीय रूप से ये हत्या हुई है। खैर, सिक्योरिटी कम थी, शूटर्स को एक्सेस मिला यानी उनको जगह मिली और उन्होंने अपना काम कर दिया, या फिर पुलिस ने ही उन्हें नहीं रोका, क्योंकि 6 सेकंड्स कम नहीं होते अपनी गन निकाल कर और उसे चलाने के लिए। लेकिन अगर किसी बीजेपी के नेता को ऐसा लगता है कि 6 सेकंड्स कम होते हैं, तो वो नेता अपने सभी पुलिसकर्मियों को इन्हीं 3 शूटर्स के पास भेज दें ट्रेनिंग के लिए नहीं, बल्कि उनसे ये पूछने के लिए कि आप लोग ये बता दीजिए, या भाई तुम ये बता दो कि किससे आपने ट्रेनिंग ली है इतनी तेज़ गन चलाने की या गन निकालने की, जो हमारे पुलिस वाले नहीं निकाल पाए। अब सवाल ये उठता है कि अतीक की हत्या 15 तारीख को शनिवार के दिन रात 10 बजे ही क्यों हुई, जबकि मेडिकल के लिए आमतौर पर किसी भी कैदी को रात में नहीं लेकर जाया जाता। और अतीक अहमद तो हाई प्रोफाइल, एक जैसा कि मीडिया कहती है, सब लोग कहते हैं, सबका मानना है और हम भी ये बात कहते हैं कि उनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज थे, वो गैंगस्टर थे, बहुत हाई प्रोफाइल वो व्यक्ति थे। उनकी सिक्योरिटी का वीडियो मैं आपको पहले दिखा ही चुका हूँ, जो 13 अप्रैल का था। उनकी सिक्योरिटी कितनी भारी थी। अगर मेडिकल चेकअप करना ही था तो डॉक्टर को जेल में लाया जा सकता था। ये सारी बातें भी आपने 50वीं बार सुन रखी होंगी, लेकिन मैंने कुछ बातें इनमें ऐड की जो आपने नहीं सुनी थी। यानी कि 6 सेकंड्स वाली बात, बंदूक निकालने वाली बात, 6 सेकंड्स चलने वाली गोली वाली बात, ये सब मैंने आपके सामने रखी। तो देखिए, 15 तारीख का कोई अपना ऐसा ख़ास महत्व नहीं है, और डॉक्टर्स को भी बुलाया जा सकता था मेडिकल चेकअप कराने के लिए, जो उनको रूटीन चेकअप होता है। वैसे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अतीक अहमद ने मेडिकल चेकअप के लिए उनको नहीं बोला था। लेकिन क्यों यही दिन चुना गया और यही समय चुना गया रात के 10 बजे, मैं वो आपको आगे समझाता हूँ। देखिए, राजू पाल की हत्या और उमेश पाल किडनैपिंग मामले में कोर्ट ने अतीक को दोषी पाया था, और उसके चलते वो जेल में सज़ा पहले से ही काट रहा था, और मामलों के साथ साथ 2017 से। तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही फरवरी में इसी साल 2023 में उमेश पाल की हत्या असद ने की, अतीक के गले पर तलवार आकर लटक गई। इसी हत्या के चलते कोर्ट ने अतीक को लाइफ सेंटेंस सुना दिया, यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उधर योगी सरकार की किरकिरी बहुत हो रही थी उमेश पाल के मर्डर के मामले की वजह से। इस बीच योगी गवर्नमेंट ने, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कि दबाव डालकर अतीक को यूपी की प्रयागराज जेल शिफ्ट करा लिया, साबरमती जेल से, जो कि गुजरात में थी, जहां पर वो पहले से बंद थे, जिसकी वो 1 मार्च को कोर्ट को अपील कर चुके थे अतीक कि मुझे यूपी आप मत भेजिए, मुझे गुजरात की साबरमती जेल में आप रहने दीजिए। ये बात उन्होंने 1 मार्च को उन्होंने बात कही थी। योगी आदित्यनाथ की बात बहुत ख़राब हो रही थी और हो चुकी थी उमेश पाल के मर्डर की वजह से, और वो गुस्से में भी बहुत थे। वो इतने बौखलाए हुए थे, इतने गुस्से में थे कि उन्होंने खुले आम बोल दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ का ये गुस्सा जायज़ भी था, क्योंकि उनके स्टेट में खुले आम अतीक के लोगों और असद ने उमेश पाल को मार दिया था, उसका मर्डर कर दिया था। योगी आदित्यनाथ के लिए ज़रूरी हो गया था ये डैमेज कंट्रोल करना, यानी कि जो उनकी इज़्ज़त पे जो बट्टा लगा था उसको कैसे ठीक करा जाए, उसे कैसे ऊपर लेके आया जाए ताकि उनकी इज़्ज़त बनी रहे। तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ करने की सोची होगी। अब यहाँ से शुरू होती है पूरी कहानी। असद को, यानी अतीक के बेटे को, ऐसा शुरू से कहा जा रहा था कि पुलिस उससे ढूंढ रही है। उमेश पाल के मर्डर के बाद से उधर योगी पर दबाव विपक्ष की ओर से, और योगी खुद भी बहुत इससे बेचैन थे, परेशान हो चुके थे ये कहने के बाद कि मिट्टी में मिला देंगे। इसी बीच असद मिल जाता है और उसका एनकाउंटर हो जाता है, उसे एनकाउंटर में मार दिया जाता है। और अब इस एनकाउंटर के बाद जो भारी सपोर्ट पूरे इंडिया से बीजेपी को मिलता है, वो फेवर में जाता है बीजेपी के और योगी के। असद के एनकाउंटर में अपनी गलती
से मारा गया, जो असद ने जो मुठभेड़ करी या जो भी कुछ करा उमेश पाल की हत्या की, ये मैं उसको इस बात में ये कहता हूँ कि ये असद की गलती थी, असद को ये नहीं करना चाहिए था। अब उसको ऑर्डर किसने दिए, अतीक ने बोला था उमेश पाल को मारने के लिए या क्या बोला था, ये तो भगवान ही जाने। तो ये उनका एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर में अपनी गलती से मारा गया है वो, क्योंकि उसे उमेश पाल को मारना ही नहीं चाहिए था। कोई सिंपैथी यानी सहानुभूति असद को नहीं मिली किसी से भी, ये आपने मीडिया में भी देखा उसके लिए क्या बात हो रही थी। और सबकी जनरल यही राय होगी, जब आप पुलिस वालों को भी मारोगे, क्योंकि उमेश पाल के साथ साथ 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। उल्टा इसका फ़ायदा बीजेपी को हुआ। सिंपैथी तो असद को मिली नहीं, यानी कि अतीक के बेटे को, उल्टा इसका फ़ायदा बीजेपी को हुआ, भारी समर्थन मिला। अब अतीक तक अब बस हम पहुंचने ही वाले हैं, यानी अतीक की हत्या के पीछे कौन था, बस थोड़ा सा सब्र और करिए। तो असद की मौत के बाद न्यूज़ चैनल बीजेपी के प्रचार में लगे हुए थे, जिसका मीडिया को और बीजेपी को पूरा फ़ायदा होता हुआ दिख रहा था आने वाले चुनाव में, जो 2024 में होने। असद के एनकाउंटर से बीजेपी को इतना फ़ायदा और इतना प्रचार हो रहा था और हुआ जा रहा था, जो उसे या किसी को भी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स से नहीं होता या हो रहा था, इन दोनों ख़ास तौर से, क्योंकि ये सब बातें ये तो वायलेंस वगैरह हो ही रहा है। और इसका फ़ायदा बीजेपी को अगले 6 महीने तक, यानी कि अगले 6 महीने तक होता रहेगा, ये बात आप भी समझ रहे होंगे। असद की जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद जो सपोर्ट बीजेपी को मिला और जो वाहवाही उन्होंने ली थी, ये वाहवाही वो अगले 6 महीने तक पटोड़ते रहते हैं। लेकिन अब ये लेकिन बहुत बड़ा है, लेकिन हुआ ये कि 14 तारीख को, यानी असद के एनकाउंटर के ठीक एक दिन बाद, एक ऐसा आदमी सामने आया जिसने योगी सरकार की छोड़िए सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नींद उड़ा दी। और ये थे जम्मू कश्मीर के एक्स गवर्नर सत्यपाल मलिक। इमेज आपके सामने है उनकी। इन्होंने ही असद के एनकाउंटर के ठीक एक दिन बाद एक मीडिया हाउस को अपना इंटरव्यू दिया, द वायर को, जिसमें इन्होंने 2019 पुलवामा आतंकी हमले के लिए सीधे सीधे मोदी गवर्नमेंट को, या कह सकते हैं कि सीधे नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा दिया। और ये आप सब लोग जानते हैं कि 2019 में क्या हुआ था, कैसे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे आतंकी हमले में। जहां असद के एनकाउंटर के बाद बीजेपी को इतना बेनिफिट हो रहा था, वहीं सत्यपाल मलिक के इस इंटरव्यू बाद से बीजेपी सरकार की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं, क्योंकि इस इंटरव्यू से पीएम मोदी को 2024 लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान हो सकता था। क्योंकि जो 2019 में चुनाव जो जीते थे वो उन्होंने 2019 में इन्हीं 40 जवानों से ज़्यादा जो जवान शहीद हुए थे, इन्हीं के नाम पर वोट्स वगैरह उन्होंने मांगे थे। क्योंकि इस इंटरव्यू से 2024 से चुनाव भारी नुकसान हो चुका था। ये इंटरव्यू धीरे धीरे ज़ोर पकड़ने लगा, जिससे बीजेपी अपने आप को बचा नहीं पा रही थी। अब यहाँ से शुरू होती है अतीक अहमद और अशरफ की कहानी, या कहिए अतीक अहमद और अशरफ के द एंड की कहानी, जो उस 15 तारीख दिन शनिवार रात 10 बजे शुरू होती है, जिसकी बात मैं आपसे कुछ ही मिनट पहले कर रहा था। अतीक और अशरफ को एक जीप में लेकर आया जाता है, सिर्फ एक जीप में, सिर्फ 6-7 पुलिस वालों के साथ, हद है 10 पुलिस वालों के साथ। वो गेट के अंदर एंटर करते हैं, मीडिया के लोग सामने से आते हैं, पुलिस वाले अतीक अहमद और अशरफ के पीछे से हट जाते हैं और बाईं ओर से पहली गोली चलती है जिगाना पिस्टल से। और उसके बाद की सारी कहानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और अतीक अहमद और अशरफ की कहानी का द एंड यहीं हो जाता है। अब मैं खुलकर नहीं कहूँगा इस सारी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आपको मैं डिटेल में इतनी सारी बात को बता दिया मैंने आपको कि 6 सेकंड कम नहीं होते। इंटरव्यू बाद में आया, असद के एनकाउंटर के बाद में। ये बात कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो बताने से बच रहा है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा कि
जिससे मैं बचूं। मैंने आपके सामने वही सब कुछ रखा जो मुझे दिखा और जो सच बातें थीं। मैंने कुछ नहीं इसमें छुपाया और ना ही मैंने इसमें कुछ अपनी तरफ से जोड़ा। तो अतीक अहमद की कहानी का एंड कैसे हुआ और किस बिना पर हो सकता है, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। अब अगर आपकी समझ में नहीं आई हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा नहीं सकता, खुलेआम किसी का नाम ले नहीं सकता। ये आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं है और जो 3 लोगों को पकड़ा गया है वो जेल में अंदर बंद हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि वो असली लोग नहीं हैं। असली लोग हैं कौन, ये पता नहीं किसी को भी। ये काम ढूंढने का सरकार का, और सरकार ये काम करेगी नहीं, ये सब लोग जानते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब लोग असद को, गुलाम को, असद के जो साथ मारा गया था, और साथ में सत्यपाल मलिक को, उनके इंटरव्यू को, उस सबको भूल जाते हैं। अतीक के एनकाउंटर के बाद, अशरफ के ये अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद असद को, गुलाम को और सत्यपाल मलिक जी के सबसे ऐसे इंटरव्यू को, जिस इंटरव्यू की वजह से अब 2024 में नुकसान हो सकता था उनको, इस सब को भूल जाते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी एक चीज़ दूसरी आ जाती। असद के एनकाउंटर की वजह से जो योगी को वाहवाही मिल रही थी उसे भी लोग भूल जाते हैं, और सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थूथू हो सकती थी उसे भी लोग भूल जाते हैं। अब लोगों के सामने एक बड़ी फिल्म रख दी जाती है और ठीक 24 घंटे के अंदर ही ये फिल्म हिट हो जाती है। इस फिल्म में सब हैं, लेकिन उस कौन का अब तक पता नहीं है जिसे इस पूरी पिक्चर में विलेन बताया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आपको बात समझ में आ रही होगी, या आ गई होगी। मैं छोटी सी कंक्लूजन इसमें आपको ऐड कर देता हूँ। इस पूरी जो मैंने सारी बात आपको मैंने बताई, इस सब का पूरा सार क्या है। देखिए, उमेश पाल की हत्या अगर असद नहीं करता, या असद ने नहीं की होती अतीक के बेटे ने, तो आज असद अपराधी की कैटेगरी में नहीं आता, और शायद आज असद और अतीक ज़िंदा होते। इसके साथ साथ अतीक भी ज़िंदा होते और अशरफ भी ज़िंदा होते, क्योंकि उनको तो कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा पहले ही सुना दी थी। असद के एनकाउंटर से बीजेपी को बूस्ट मिला और सब स्टेबल हो चुका था, लेकिन इसी बीच एक्स गवर्नर सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू आया और फिर उसे कैसे दबाया जाए ये मीडिया सोचने लगी, और फिर बड़े ही नाटकीय रूप से अतीक का मर्डर हो जाता है। फिर सब नॉर्मल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अतीक की हत्या के पीछे कौन था। यह सोचते रहिए आप कि कौन था। लेकिन अब फिर एक नई मुसीबत आ गई है बीजेपी के लिए, जिसके बारे में शायद आप में से कुछ एक लोगों ने सुना हो। इसको कवर अप करा था उन्होंने। अब किसने किया और किसने करवाया ये तो छोड़ दिए, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। इतने ना समझ आप भी नहीं हैं। जनरली मैं इस तरीके के एनालिसिस करता नहीं, मैं सीधी सीधी आपको न्यूज़ रिपोर्ट देता हूँ, लेकिन मैंने कुछ टाइम लगाया तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब सत्यपाल मलिक जी के तरह ही एक और शख्स आ गया, मैं आपको बताता हूँ। ये हैं एक्स आर्मी जनरल चीफ शंकर रॉय चौधरी। इमेज आपके सामने है। इन्होंने भी सत्यपाल मलिक वाली बात बोल दी, वही बात लगभग बोल दी जो सत्यपाल मलिक ने पुलवामा पर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बोली थी। अब तक अतीक अहमद का मर्डर का असली व्यक्ति कौन है ये पता नहीं चल पाया था कि किसने अतीक का मर्डर किया है, या उसी बीच अब ये शंकर रॉय चौधरी का जो मोदी पर जो इन्होंने बयान दिया, अब ये सामने आएगा जो सरकार के लिए घातक हो सकता है 2024 को। उस बयान को छुपाने, दबाने और उसे कुचलने के लिए क्या करेगी मोदी गवर्नमेंट या मीडिया, जो इनकी मीडिया है, ये परेशान करने वाली बात है। और आप भी समझ सकते होंगे ये क्यों। इसमें अभी एक नाम सुबह एक और आया था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ भाटी करके, हाँ भाटी करके कुछ नाम आया है। अब उसको भी सामने लेके आया गया है। ये जो शंकर रॉय चौधरी हैं, इनके बाद में उनको भी सामने लेकर आया गया है, या उस आदमी को जो गैंगस्टर है वो भी बहुत बड़ा अपराधी बताया जा रहा है। अब या तो उस पिक्चर को बना के सामने रखा जाएगा ताकि लोग
इस पर ध्यान ना दें, या अगर ये इंटरव्यू सामने आ जाए बड़े रूप में तो उसको लोग भूल जाएं। तो मैं आपको सारी बातें क्लियर करके बता चुका हूँ कि सारा मसला क्या था। पुलिस बचा सकती थी लेकिन बचाया नहीं। 6 सेकंड कम नहीं होते, 6 सेकंड में तो तीन छोड़िए, कम से कम 15 लोगों को गिराया जा सकता था। और पुलिस, ये शूटर्स हैं, ये पुलिस वाले खड़े हुए थे। ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, लेकिन मैंने पूरी डिटेल के साथ में सारी बातें आपको रखी ताकि आप डीपली इसको एनालिसिस आप भी कर सको। 6 सेकंड्स गोलियां चली थी, दाईं ओर कोई उनके पीछे मौजूद नहीं था ताकि क्रॉस फायरिंग, अगर इधर से शूटर्स ने गोली चलाई तो पीछे वाला कोई पुलिस वाला ना हो। और बाईं तरफ से जहां अतीक की तरफ गोली चली है उस तरफ आखिरी 3 सेकंड्स में गोली चलने से वो दोनों वहाँ से पीछे हो गए थे, वहाँ से स्पेस मिल गई थी। और ना ही पीछे खड़े वाले पुलिस वाले ने, जब ये पिस्टल आई थी जिगाना पिस्टल, उसने उसको ब्लॉक किया। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी। अब ये इस पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी समझ सकूं कि आपने मेरी बात को क्या समझा या आप ख़ुद क्या सोच रहे हैं। कुछ आप अपने भी कमेंट्स मुझे दीजिए ताकि मैं भी समझ सकूं और उस पर एनालिसिस कर सकूं और अच्छी तरीके से। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये सब कुछ ठीक लगा हो, समझ में आया हो, आपको लगता हो कि ये शेयर करने लायक है तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं अपने वीडियोस रोज़ाना हेडलाइंस के सुबह 5:30 बजे बनाकर 7 बजे तक अपलोड कर देता हूं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है इंस्टेंटली मिल जाएगी। 2 दिन से कोई ऐसा मीडिया में रात भर में न्यूज़ मेरे सामने हाईलाइट नहीं हुई, उससे पहले हुई थी, लेकिन मैं रात ठीक 12 बजे से सुबह 5 बजे तक न्यूज़ बनाता हूं और वो आपके सामने रखता हूं ताकि कोई ख़बर आपसे मिस ना हो जाए। इसलिए मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। एनालिसिस का वीडियो आज आपको ये मिल जाएगा और बाकी मैं कल आपसे फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।